दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम बात कर रहे थे जो क्रांति हुई, क्रांति के बाद में फिर जो व्यवसायिक वानिकी चालू हुई, यानी कि वनों को किस प्रकार से व्यवसाय में ढाला जाए या वनों की प्रजातियों को किस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वो अंग्रेज़ों के काम आ सके, एक औपनिवेशिक राज्य के लिए बेहतर साबित हो सकें। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और हम देखते हैं कि जो प्रजातियां थीं, जो पारंपरिक प्रजातियां थीं वनों की, जिनसे वन उत्पाद उत्पन्न होते थे, विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय निवासियों के काफ़ी काम आते थे, उन सारी प्रजातियों को नष्ट कर दिया गया। और उन प्रजातियों को नष्ट करने के बाद में एक ऐसी प्रजाति का उदय हुआ या ऐसी प्रजाति का निर्माण हुआ जिनसे जैसे कि स्लीपर, देवदार और इस प्रकार के सीधी रेखा वाले वृक्षों को लगाया जाने लगा, और जो कि औपनिवेशिक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वन साबित हुए। उनके लिए स्लीपर का प्रयोग किया गया। स्लीपर और जहाज़ बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और वनों पर कुछ कानून लागू कर दिए गए जिनसे स्थानीय निवासियों को पाबंदी लगा दी गई कि वे वनों का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वन उत्पाद के निर्माण के रूप में वो वनों का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने मवेशियों को वहाँ पर चरा नहीं सकते। इस प्रकार से वन व्यावसायिक रूप से वनों को निर्माण होने लगा। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वन विद्रोह हुए थे। और वहाँ पर हम ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर आपने नाम सुना होगा सिद्धू और कान्हू का, और आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर, जहाँ पर बिरसा मुंडा, अभी हाल ही में बिरसा मुंडा की जन्म जयंती थी, तो उनके बिरसा मुंडा जैसे विद्रोही मतलब वनों की रक्षा करने के लिए आगे आए। और आंध्र प्रदेश के हम देखते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि जिनके लोकगीतों से लोगों में क्रांति की भावना जागृत हुई और इस प्रकार से वन विद्रोह हुई। तो आज हम एक ऐसे इलाके में ले चलते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं बस्तर। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बस्तर। बस्तर से जब इधर आएंगे एक स्थान पड़ता है दंतेवाड़ा। आपने एक मूवी देखी होगी टैंगो चार्ली, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा जंगल दिखाया गया है, पूरा वहाँ का वन बहुत अच्छे से दिखाया गया है, किस प्रकार से वहाँ पर आतंकवादी या नक्सली वहाँ पर रहते हैं। तो आज उसी स्थान की बात करने जा रहे हैं, बस्तर की। हम देखते हैं इधर साइड में जो कि एक स्थान, एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, और इधर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के इस साइड में जिसको बोलते हैं उड़ीसा, और इधर एक राष्ट्र पड़ता है, सीमावर्ती राज्य पड़ता है, स्टेट पड़ता है जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये बस्तर जिला है, और ये दंतेवाड़ा एक स्थान है। और इधर हम देखते हैं ये महाराष्ट्र है। इधर एक पूरब से पश्चिम की ओर एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। अब हालांकि आंध्र प्रदेश दो भागों में बट गया है, जो कि इधर तेलंगाना हो गया और इधर आपका आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है ये स्थान है बस्तर। बस्तर की बात आज हम करने जा रहे हैं, यानी कि बस्तर एक ऐसा स्थान है जो कि हमने बताया कि इधर गोदावरी नदी है जिसका मैदान भी है, और यहाँ पर बहुत सारे वन हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, बस्तर एक केंद्रीय पठारी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? पठारी प्रदेश है। यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। कुछ जनजातियाँ जिनका हम जिक्र करेंगे, जैसा कि आदिवासी जनजातियाँ, जो कि मुरिया, गोंड। देखिए कौन कौन सी जनजातियां हैं? मुरिया, गोंड, धुरवा, भरता, यानी कि मुरिया, गोंड और भतरा, मुरिया, गोंड, भतरा और हलबा। कौन सी? हलबा। ये सारी आदिवासी जनजातियां हैं।
जो वहाँ पर रहती थी। तो ये लोग ऐसे थे जो कि सब अलग अलग ज़ुबानें बोलते थे, यानी कि सबकी भाषा जो आदिवासी लैंग्वेज थी सबकी अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था। ये उद्देश्य इनका एक था, कहने का मतलब है कि ये सभी जो है अपने जो वन था, वन उनको अपना एक आत्मा समझते थे, वनों को आत्मा समझते थे, और वो उस प्रकार से धरती को समझते थे कि ये धरती माँ ने हमारे लिए जो है ज़मीन सौंपी है। इसके उपलक्ष्य में जब कभी त्यौहार आता था, बड़े पारंपरिक जैसे फसलें तैयार होती थी तो एक त्यौहार मनाया जाता था किसानों में, आदिवासियों में, तो वो सब धरती माँ को चढ़ावा चढ़ाते थे, धरती को चढ़ावा चढ़ाते थे कि इन्होंने हमको कुछ अन्न दिया है, इसके बदले में इनको कुछ अर्पण करना चाहिए। ऐसे आदिवासी थे, ऐसी उनकी मानसिकता थी। वो उनको पूजते थे, नदियों को, पहाड़ों को, वृक्षों को काफ़ी पूजा करते थे, अर्चना करते थे, यानी कि उनको एक श्रद्धा भाव से देखते थे। ये आदिवासियों में होता था क्योंकि वो सब कुछ अपना उन्हीं को समझते थे, पेड़ पौधों को, और सर्वस्व अपना न्यौछावर करते थे, उनकी रक्षा करते थे, और उन्हीं से वो बहुत सारे अपने मवेशियों को चराने का उपयोग करते थे, वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ लेते थे, मतलब बहुत सारे वो उनका एक जीविका का साधन था। और इस प्रकार से वहाँ जितने भी गांव थे उनकी सबकी सीमाएं बटी हुई थी, लेकिन जब वो किसी दूसरी सीमा में अपने वन उत्पाद को लेने जाते थे, या उस वन उत्पाद वो चाहते थे कि लाओ उस नदी का पानी ले लें, लेकिन वो नदी हमारे गांव से दूसरे गांव में अटैच है, तो उस गांव से जो पानी लेते थे उसके बदले में वो कुछ उनको अर्पण करते थे, और जिसे कहा जाता था देवसारी या दांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवसारी। देवसारी जिसको बोलते थे, देवसारी या फिर दांड कहते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, देवसारी के बदले में कुछ देना। अगर एक दूसरे गांव से फलों को लिया जाता है तो फलों के बदले में कुछ अर्पण किया जाता है, और वो देवसारी कहलाता था। तो इस प्रकार से आदिवासी वहाँ की रक्षा करते थे, वहाँ के वनों की रक्षा करते थे, लकड़ियों की रक्षा करते थे, और रक्षा करने के लिए कुछ चौकीदार भी रखे हुए थे, जिनको हर महीने वेतन भी दिया जाता था। वेतन के स्वरूप में कुछ थोड़ा सा अनाज दिया जाता था उन्हें, उन चौकीदारों को। तो इस प्रकार से गांव के मुखिया जो कि वनों की रक्षा करते थे, और इस प्रकार से बस्तर के लोग जो है वहाँ पर अपना जीवन जी रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं बस्तर के आदिवासियों की। हमने देखा कि इस प्रकार से बस्तर की जीवन शैली थी, आदिवासी इस प्रकार से जीते थे, अपने वनों को आत्मा समझते थे। लेकिन साथियों, वन विद्रोह कैसे होता है, लोगों में भय व्याप्त कैसे होता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हुआ यूं कि औपनिवेशिक काल 1905 की बात करते हैं। अगर 1905 में हम देखें तो जंगल का लगभग 2/3 हिस्सा जो कि वन विभाग के नियंत्रण में था, वन विभाग के नियंत्रण में था। वहाँ के वन्य उत्पाद, वहाँ के शिकार, इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। और वो पेड़ों की जब पाबंदी लगाई गई, वन विभाग ने दंतेवाड़ा के लगभग 2/3 जंगल में, बस्तर के लगभग 2/3 जंगल में जब सारी चीज़ों की पाबंदी लगा दी, यानी कि पाबंदी लगा दी, वहाँ पर शिकार करना मना कर दिया, वहाँ पर मवेशियों को घुसना मना कर दिया, वहाँ पर लकड़ियों को काटना मना कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि बस्तर के लोग जो कि पूरी तरीके से उनको भगा दिया गया। बस हाँ, कुछ लोगों को वहाँ पर रखा गया। ये जो जंगल था यहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया, और उन लोगों को रखा गया जो कि वनों की, जो पेड़ों की कटाई थी, पेड़ों की कटाई और ढुलाई, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना लकड़ियों को। तो जो ये काम लकड़ी, पेड़ों की कटाई और ढुलाई जो अंग्रेज़ों के लिए काम थे, ये काम जो लोग फ्री में करते थे, जो आदिवासी उनके लिए फ्री में, मुफ्त में काम किया करते थे, उनको सिर्फ यहाँ पर रखा गया। कहा गया तुम जंगलों के किनारे रह सकते हो। और ये जो लोग थे, जो यहाँ पर जो लोग रहने लगे, जो फ्री में काम करते थे, उन गाँवों को, उन लोगों को वन ग्राम कहा गया। यानी कि वो जो ग्राम थे वन ग्राम कहा गया, यानी कि वन ग्राम के लोग
पे अंग्रेज़ों के लिए औपनिवेशिक काल के लिए जंगलों के लिए फ्री में अंग्रेज़ों के लिए काम किया करते थे। इसलिए उन गाँवों को क्या कहा गया, वनग्राम कहा गया। वहाँ के लोगों को वनग्राम कहा गया। वहाँ का जो गांव था, जो लोग रहते थे जंगल के चारों ओर, वनग्राम। बाकी जो लोग थे स्थानीय लोग, उनको बिना सूचना के, बिना कोई मुआवजा के उन्हें भगा दिया गया, उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। हम देखते हैं आगे चल कर के जब निरंतर इन पर समस्याएं आती हैं, क्योंकि इनके जो वन उत्पाद थे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, और इनको जो है उनके औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों के यहाँ जो चौकीदार थे उनसे करों के रूप में भारी लगान वसूल की जाती। चौकीदार जो है भारी लगान वसूल करते हैं इनसे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी समस्याएं आ गई इनके पास। और फिर हम देखते हैं कि लगभग 1907 से 1908 के बीच में भारी अकाल आया। कब अकाल आया? तो भारी अकाल पड़ा 1907 से 1908 के बीच में। 1907 से 8 के बीच में भारी अकाल आया, भारी अकाल पड़ गया, अनाज का और सारी चीज़ों का भारी अकाल आ गया। तो धुरवा समुदाय के लोग, जो बाज़ारों और त्योहारों पर जो धुरवा समुदाय के लोग थे, वो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने लगे कि आखिर ये नियंत्रण कब तक रहेगा और ये नियंत्रण क्यों है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो लोग इकट्ठा होते गए और इनके विरोध में, इन्होंने वन कानून लागू किए थे औपनिवेशिक काल में, तो अंग्रेज़ों के विरोध में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग, जो ये आंदोलन धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया, ये विद्रोह धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया। लोग इनके मदद करने के लिए लोग अपने साथ में जो है तीरों को बना करके लाते थे, और मिट्टी के ढेले लाते थे, और आम की टहनियाँ लाते थे, मिर्च लाते थे पिसा हुआ, जो कि उनके आक्रमण के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। और वो आगे चल करके बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं सब वनग्राम वाले लोग और स्थानीय लोग का औपनिवेशिक अंग्रेज़ों के विरोध में मतलब भारी विद्रोह कर देते हैं। और हम देखते हैं कि विद्रोह इतना भयंकर था कि थाने जला दिए गए, और वन स्कूल जो कॉलेज थे, स्कूल थे, उनको पूरी तरीके से जला दिया गया। और बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई। जो मास्टर अर्दली थे और जो वकील थे, मतलब जो भी शैक्षिक वर्ग था, जो भी मध्यम वर्ग था, वो सब जो है एक तरीके से बगावत पर उतर आया। और फिर हम देखते हैं कि आगे चल कर के अंग्रेज़ जो है उनके बगावत को दबाने के लिए सीधे आते हैं। लेकिन आदिवासी चाहते हैं कि ये हमसे बात करें, वो बात करना चाहते हैं, परंतु वो उनको घेर लेते हैं, आदिवासियों को घेर लेते हैं और उनके तंबुओं पर गोली चला देते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे सबको पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, दमन को गोली से मार दिया जाता है। और फिर इतना बदलाव आता है कि औपनिवेशिक काल में कुछ अंग्रेज़ सैनिक गाँवों में चलते थे, वो कोड़ा लेकर के, और उनको कोड़ा मारते थे, यानी कि सज़ा देते थे। और जो कट्टर विरोधी थे उनको सीधे मार दिया जाता था। तो ये धीरे धीरे करके ये गांव में घूमने लगे सैनिक, इस प्रकार के सैनिक घूमने लगे, और फिर पूरे तरीके से इस पर नियंत्रण पा लिया गया। लगभग 3 महीने में, यानी कि फरवरी से मई तक लगभग ये पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया। उस समय बताते हैं कि कोई एक आदमी नहीं था इस आंदोलन को चालू करने के लिए, बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी एक आदिवासी का नाम लिया जाता है जो कि काफ़ी मददगार साबित हुआ, यानी कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, और उसको गुंडाधूर बोला जाता है। वो जो आदिवासी था उसको गुंडाधूर के नाम से जानते हैं। बताते हैं हालांकि नेतृत्व किसी न किसी तरीके से गुंडाधूर का था, जो कि पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे थे। और इनको पकड़ने में कभी भी अंग्रेज़ जो है मतलब कामयाब नहीं हो पाए। और हम देखते हैं 1910 से पहले बहुत सारी योजनाएं बना दी गई थी विद्रोहियों, लेकिन फिर भी जो है विद्रोही
जो थे आदिवासी जो थे उनको काफ़ी सफलताएं हाथ लगी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये कहानी, एक छोटी सी कहानी जो कि सिर्फ बस्तर की नहीं थी, ये बस्तर के आगे चल कर के हम बस्तर से भी और आगे अगर विश्व में देखें तो इस प्रकार की कहानियाँ देखने को मिलती हैं एशिया के लगभग इंडोनेशिया साइड की, जहाँ जावा सुमात्रा नाम के द्वीप हैं। अभी हम चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो इस प्रकार से जो है दंतेवाड़ा में वन विद्रोह बहुत भयंकर तरीके से होते रहे। और हम देखते हैं इसके चलते 1970 के दशक में, लगभग 1970 के दशक में जो है लगभग 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल देवदार, यानी कि 4600 हेक्टेयर, 4600 हेक्टेयर में देवदार लगाने का जो है एक वन विभाग की तरफ से ऑर्डर आया कि इतने जगह देवदार के वृक्ष लगाए जाएं। और जो है ये जो 1970 में वन विभाग की नीतियां थी उनमें बदलाव आया और बहुत सारी चीज़ें जो कि औपनिवेशिक काल में इस प्रकार से नियम लागू होते रहे वनों पर। और जो पारंपरिक खेतियां थी, पारंपरिक जो नियम थे वो सारे बदल दिए गए। तो ये औपनिवेशिक काल जावा के जंगलों में भी होता है, एशिया के उस कोने में, उस महाद्वीप में जहाँ जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया की बात हम करेंगे। तो आइए चलते हैं जावा के जंगलों में और देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कुछ ही शायद देखने को मिलता है जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर में देखने को मिला। बस्तर में आदिवासी जिस प्रकार के नियम लागू करते हैं। तो जावा और सुमात्रा की अगर बात करें, जो कि आजकल जावा जो कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा है और चावल सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, चावल का उत्पादक क्षेत्र रहा इंडोनेशिया का जावा। हम देखते हैं कि एशिया के सबसे किनारे साइड में यहाँ पर पड़ता है आपका जावा और फिर ये एरिया होता है सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा होता है। और ये एरिया यहाँ पर सेलेबस होता है, सेलेबस। तो ये जो जावा है, आज हम जावा की चर्चा करेंगे कि जावा में भी कुछ ऐसा हुआ था जैसा कि बस्तर में हुआ। जो बस्तर में हमने देखा था कि बस्तर जो बस्तर था यहाँ पर, तो बस्तर में वन विद्रोह में हमने देखा कि आदिवासियों को वन विद्रोह करना पड़ा और बहुत सारे नियम जो कि लागू कर दिए गए थे औपनिवेशिक काल में। क्या कुछ ऐसा जावा में हुआ? आज हम उसकी चर्चा करेंगे। साथियों, हुआ क्या कि जावा में उस समय डचों का औपनिवेशिक काल था। किसका था? डचों का। डचों का औपनिवेशिक काल था। आप औपनिवेशिक काल के बारे में समझते होंगे कि जब किसी राज्य पर, जब किसी एक क्षेत्र पर, पर्टिकुलर क्षेत्र पर जब किसी दूसरे का शासन होता है, यानी कि मौलिक राजा वहाँ पर शासन ना करके कोई विदेशी आकर के वहाँ पर शासन करने लगता है, अपने नियम कानून बनाने लगता है, तो वो क्षेत्र एक औपनिवेशिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि वो राज्य एक औपनिवेशिक। शायद वही यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर जावा जो कॉलोनी थी, जो जावा जो क्षेत्र था, तो इस पर क्या हुआ कि डचों का नियंत्रण था। डचों का पूर्ण तरीके से नियंत्रण था। डचों ने औपनिवेशिक कॉलोनी बना रखी थी। तो हम देखते हैं लगभग 1755 के पीरियड में जावा में कुछ आदिवासी, जो कि वहाँ के आदिवासी जिनके हम देखेंगे जिनको कलांग परिवार कहते थे, लगभग 6000 कलांग परिवार। ये जो जावा है यहाँ पर लगभग 6000 कलांग परिवार रहते थे। कितने? 6000 कलांग। छः हजार कलांग परिवार यहाँ पर रहते थे। ये पूरी तरीके से वन आच्छादित क्षेत्र था जावा। और हुआ ये कि लगभग 18वीं शताब्दी में वनों का पर नियंत्रण हावी हो गया, डचों का नियंत्रण प्रारंभ हो गया। और फिर 1770 के दशक में 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला कर दिया। यानी कि कलांग जो कि अपना विद्रोह दिखाना चाहता था,
वो किसी न किसी तरीके से, जब जावा पर डचों ने पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लिया, किसी भी कॉलोनी पर जब कोई विदेशी आकर के आक्रमण करता है और जब उस पर अपना नियंत्रण हावी करता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्थानीय लोग उसका विरोध करेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो वही हुआ यहाँ पर जावा पर। यहाँ पर कलांग परिवारों ने विद्रोह कर दिया और डचों का जो औपनिवेशिक कॉलोनी के थ्रू जो एक किला बना रहे थे उसको पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया और लगभग उसको ध्वस्त कर दिया और कलांग पूरे विद्रोह पर उतर आए, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के लगभग 19वीं शताब्दी के दौरान वन कानूनों का जो है ग्रामीणों पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल उसी तरीके से वन कानून में सिमिलरिटी थी जो कि हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ भी जो कि दंतेवाड़ा हमने बस्तर में बताया कि जो पुरानी जो प्रजातियाँ थी उनको नष्ट कर दिया गया और एक खास नस्ल के वन लगाए गए, देवदार, सीधे रेखा वाले देवदार वृक्ष, पॉपुलर, और वो जो उनके स्लीपर में काम आ सकें, सागवन, साल सागवन जैसे वृक्ष जो कि रेल की पटरी के लिए काम आ सकें, स्लीपर में काम आ सकें, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और जहाज़ों के लिए काम आ सकें, वही हो रहा था जावा में। जावा में ग्रामीणों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण लगा दिया गया और यहाँ पर भी उसी प्रकार से खेती, उसी प्रकार से वनों को लगाया गया, साल सागवन जैसे पेड़ लगाए गए और यहाँ पर भी उनको बंदी बना लिया गया उन ग्रामीणों को और उनको जो है मुफ्त काम कराया जाता था। वह वनों की लकड़ी के लिए जो स्लीपर और इन सब चीज़ों के लिए, स्लीपर के लिए जो लकड़ी यूज होती थी उनके लिए फ्री में, मुफ्त में काम कराया जाता था। इनसे सबसे ढुलाई का काम कराया जाता था। हम देखते हैं 1882 में, लगभग 1882 की बात करें, 1882 में लगभग अकेले जो है जावा से ही 2,80,000 स्लीपर, कितना, 2,80,000 स्लीपर, यानी कि 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। कितना निर्यात किया गया? 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। कहाँ से? जावा से, 1882 में। तो आप समझ रहे होंगे कि किस हद तक यहाँ पर जो है पेड़ों की कटाई हुई, किस हद तक जो है यहाँ पर मुफ्त काम कराया गया मज़दूरों से और इनसे मज़दूरों को जो है बेहद कम सस्ता जो है दर पर उन्हें वेतन दिया जाता था, मेहनताना दिया जाता था और इनसे भारी लगान वसूल की जाती थी। तो इस प्रकार से जो है वो ग्रामीण क्या करते थे, इनके लिए भैंस उपलब्ध कराते थे, वनों को ढुलाई करने के लिए जो उनके पास जानवर थे वो अपने जानवर उपलब्ध कराते थे और इनकी लकड़ी काटने का काम, स्लीपर बनाने का काम, ये सारी जो है ये सारा काम वहाँ के स्थानीय निवासी मुफ्त में किया करते थे। तो इस व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था थी, इसको कहा जाता था ब्लैंड डॉग, इसको कहा जाता था ब्लैंड डॉग। इसको कहा जाता है ब्लैंड डॉग, ब्लैंड डॉग, ब्लैंड डॉग, डी एस्टेन, डी एस्टेन, एस्टेन, ब्लैंड डॉग, डी एस्टेन, इसको इस शब्द के नाम से जाना जाता था। ये जो व्यवस्था थी, ये जो फ्री में कराने की आदिवासियों को, उस व्यवस्था को जो है ब्लैंड डॉग एस्टेन के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से वन ग्रामवासी, जो वन ग्राम थे, जो फ्री में काम किया करते थे, उनके द्वारा जो व्यवस्था ये जो कराई जाती थी, इसको ब्लैंड डॉग एस्टेन के नाम से जाना जाता था। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर ऐसा होता रहा, ऐसा आदिवासी जो है। अब इस व्यवस्था को सोमिन की चुनौती के बारे में भी जानते हैं। वहाँ पर एक परिवार था जिसको बोलते हैं
दुलाबांग गांव, एक गांव था एक छोटा सा जिसको बोलते हैं रान दुबलातुंग, एक छोटा सा गांव था। वहाँ की एक छोटी सी घटना है, रान दुबलातुंग है ना, ये एक गांव था, एक गांव जावा का एक गांव। वहाँ जो हम बता रहे हैं वो एक चर्चा, एक छोटे से गांव की चर्चा हम देख लेते हैं। रान दुबलातुंग ये गांव था। तो इस गांव के सोरेन तिंको सोमिन, एक सोमिन थे, शौमिन, ये सोमिन याद रखें, इस गांव के क्या थे, शौमिन। तो इस गांव के शौमिन ने जंगलों में राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा किया। शौमिन ने क्या कहा, शौमिन ने कहा कि ये जो यहाँ के जो गांव है, यहाँ की जो नदी है, जल है, जो पेड़ पौधे हैं, ये किसी स्टेट ने नहीं दिए, किसी राज्य ने नहीं दिए, ये ईश्वर ने बनाए हैं। यानी कि ये किसी राज्य इस पर मालिकाना हक नहीं जता सकता है और ये गलत है। ये जो ग्रामीणों पर हो रहा है अत्याचार, यानी कि उनसे लगान वसूली जा रही है, ये उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये जो कि राज्य ईश्वर ने बनाया है, ये कोई इस पर मालिकाना हक अपना नहीं जता सकता, वो हमसे मतलब इस प्रकार से लगान वसूल नहीं कर सकता। शौमिन ने इसका विरोध किया। कौन से गांव के थे वो, रान दुबलातुंग गांव के थे। तो शौमिन के इस विद्रोह के चलते धीरे धीरे ये विचार पूरे गांव में फैला और गांव में लगभग 3000 लोग, लगभग 3000 घरों के लोग जो कि इनके विचार से सहमत हुई, आगे चल करके ये 3000 लोग पूरे विद्रोह पर उतर आते हैं। और हम देखते हैं कि 1907 में लगभग जो 3000 परिवार थे इनके विचारों को मानने लगे थे। तो वो अपने सर्वेक्षण के लिए, अपने ज़मीन की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा करने के लिए वो सामने आते हैं। वो एक व्यापक आंदोलन खड़ा करते हैं। कौन? यही इसी गांव के शौमिन के विचार को मानने वाले लगभग 3000 परिवार हम देखते हैं वो सामने आते हैं और एक व्यापक आंदोलन खड़ा करते हैं। क्या? व्यापक आंदोलन। व्यापक आंदोलन खड़ा करते हैं किसके विरोध में? डचों के विरोध में व्यापक आंदोलन खड़ा करते हैं। और फिर और जुर्माना भरने से जितने जो 3000 परिवार थे, इन्होंने अपना विद्रोह इस प्रकार से जताया कि हम जो हमारे ऊपर भारी लगान वसूली जा रही है हमसे, उस लगान को हम नहीं देंगे, यानी कि उसको इनकार कर दिया। और भी बहुत सारे विद्रोह अपने तरीके से वो करने लगे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमें जो है हमें ज़मीन पर हक दिया जाना चाहिए, हमें हमारी ज़मीन पर खेती करने का हक दिया जाना चाहिए, हमारी नदियों पर जो है हमें नदी का पानी हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ है, ये किसी राज्य का नहीं है। और इस प्रकार से ये पूरा एक शौमिन ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी डचों के प्रति, और डचों को आखिरकार उनकी बात को मानना पड़ा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और फिर युद्ध और महाविनाश की भी बात आती है आगे चल कर के, वानिकी में कुछ नए बदलाव किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आधुनिक विश्व में किस प्रकार से चरवाहे थे। हमने देखा शिकार किस प्रकार से होता था। एक समय था जब वनों पर कुछ छोटे जानवरों पर शिकार करने पर पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन कैसे औपनिवेशिक राज्य में अंग्रेज़ों ने बड़े जानवरों का शिकार किया और देखते ही देखते जॉर्ज यूल नाम के अंग्रेज़ ने अकेले 4000 बाघों को मार गिराया था। तो इस प्रकार से शिकार भी होते रहे। फिर हमने देखा कि व्यावसायिक वन किस प्रकार से बदले और आगे चल करके एक नए बदलाव हुए, और वो
वो सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं थी, एक बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं थी। हम पूरे विश्व में देखते हैं इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा एशिया का एक जो कि एक सिरा जो कि एक द्वीप जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया की बात हमने की कि जावा में भी यही हाल था। वहाँ पर जावा में अंग्रेज़ों की जगह डच काम कर रहे थे और डच भी अपनी औपनिवेशिक कॉलोनियाँ बना करके इस प्रकार से परिवर्तन किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से सौमिन ने अकेले आगे आकर के पूरे औपनिवेशिक काल को यानी कि पूरे डचों को चुनौती दी और जुर्माना भरने से इनकार कर दिया अपने तो इस प्रकार से सारे बदलाव अब हम देखेंगे कि विश्व में किस प्रकार से चरवाहे उभरे और चरवाहे आकर के किस प्रकार से अपने जानवरों को ले जाते थे और कहाँ कहाँ रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था। और हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातों को, और अफ्रीका में किस प्रकार से चरवाहों का जीवन था, किस प्रकार से वो अपनी जीविका को जी रहे थे, ये सारे बदलाव हम देखेंगे आगे आने वाले सेशन में। साथियों हमारे सेशन को लगातार जुड़े रहें, लगातार सीरीज को पढ़ते रहें। हम विस्तार से एक पॉइंट की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक कहानी की फॉर्म में आप जब हमारे लेक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कहानी विस्तार से चल रही है और इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग के माध्यम से आप सुनते रहें और हमारे इस लेक्चर को कंठस्थ करते रहें और ये जानकारी दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन दोस्तों तक जो कि जहाँ तक शिक्षा हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा कोने कोने तक जाए। जो बच्चा एक अच्छे नॉलेज को चाहता है, पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी को जानना चाहता है, वो जानने के लिए मेरे लेक्चर को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस लेक्चर को आप दूर दूर तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यूं ही मिलते रहेंगे अगले सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।